हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज वेल। आज हम आ चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो हम लोग चैप्टर चल रहा था उसका फोर्थ लेक्चर लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो देखते हैं आज हमारे वीडियोस में क्या क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग का है, सबसे पहला पॉइंट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लीनियर मोमेंटम। तो आखिरकार ये लीनियर मोमेंटम वर्ड होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिलेगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूं। तो आ चुका है हमारा टॉपिक और अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये वर्ड लीनियर मोमेंटम आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग दो बॉडी को ले लेते हैं, एक का मास m और दूसरा बॉडी जिसका मास भी m है, और दोनों को एक वेलोसिटी दे देते हैं। एक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अरे लड़की, अरे मार जाओ ना। बस बस, अरे एक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरा का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ मैंने यूनिट नहीं लिखा है पर मैंने रेफर कर दिया, ये हम लोग मीटर पर सेकेंड में हम लोग का ले रहे हैं यूनिट्स। तो अगर इसको हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर वो आपकी तरफ फेंका जा रहा है तो उसको आपको रोकना है। एक फोर्स अप्लाई करिएगा और उस बॉल को रोक लीजिएगा। ठीक है, और हमने दूसरा बॉल को भी आपकी तरफ छोड़ दिया 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, उसको भी आप रोक लीजिएगा एक फोर्स लगा के। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि किस बॉडी को रोकने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, आपको पता रहेगा कि जो बॉडी ज्यादा वेलोसिटी से आपके तरफ आ रहा था उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दोस्त साइकिल चला के आ रहा है, वो अगर स्पीड से आ रहा है, आपको रोकने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं अगर वो धीरे साइकिल चला के आ रहा होगा, आपको वही कम फोर्स से रुक जाएगा। ठीक है ना, तो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स क्या लगा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हो रहा है, अगर मैं ये कर देता हूं कि दोनों का मास अलग अलग ले लेता हूं, एक मास m है और दूसरा का मास 2m है, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो 2m मास है ये ज्यादा होगा। दोनों को सेम वेलोसिटी से हम फेंके आपके तरफ, इसको वेलोसिटी v से, इसको वेलोसिटी v से, दोनों का हमने आपके तरफ वेलोसिटी v से फेंक दिया। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो वेलोसिटी v से मैंने आपको फेंका, तो आपको किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप क्रिकेट बॉल को देखिएगा जो कि थोड़ा हैवी होता है, और एक आप प्लास्टिक बॉल को देखिएगा जो कि बहुत लाइट होता है, दोनों को रोकने के लिए आपको बराबर फोर्स नहीं लगाना है। एक को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना है, एक को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना है। और जिसका मास कम है उसी के लिए आपको कम फोर्स लगाना है, और जिसका मास ज्यादा है उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो मास है, इसमें हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को बातें क्लियर हो रही है कि वेलोसिटी और मास अगर किसी बॉडी का हमको पता रहेगा इनिशियल, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो उस पर हमको कितना फोर्स लगाना है, ऐसा कुछ आइडिया लग रहा होगा। ठीक है ना, तो ये कंप्लीटली सही नहीं है, पर हाँ, अगर आपको इनिशियली वेलोसिटी दिया हुआ है और बॉडी का मास दिया हुआ रहा, तो आप लगभग पता कर सकते हैं कि किसमें हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग को जो फोर्स लगाना है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ये प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी जिसपे हम लोग का फोर्स डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो अब हम लोग को पता चल गया कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम एक बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। जो उस बॉडी का मास और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पोजीशन पे उसका लीनियर मोमेंटम हम लोग को पता चल जाता है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा
कि ये लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं, वो जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होता है। तो मैं बोर्ड का बाकी रिमेनिंग पार्ट को इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर वो नहीं विजिबल हो रहा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो में वो विजिबल हो जाएगा। पहले मैं लिख लूं उसके बाद। तो एक काम करते हैं, इधर ही लिखते हैं, इधर नहीं जाते हैं। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे लीनियर मोमेंटम का, तो P इज इक्वल टू एम होगा, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम हम लोग को पता चल रहा है। और इस मास का हम लोग अगर एसआई यूनिट देखेंगे तो मास का एसआई यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो एसआई यूनिट मोमेंटम का होने जा रहा है, मोमेंटम जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मास केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि मास इंटू वॉल्यूम का जब हम यूनिट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट देखेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, मास का सीजीएस यूनिट लेना पड़ेगा और वेलोसिटी जो हम लोग का है उसका सीजीएस यूनिट लेना पड़ेगा। तो सीजीएस यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली यही हम लोग का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लीनियर मोमेंटम के लिए। तो अब लीनियर मोमेंटम हम लोग को पता चल गया, हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम लोग किसको बोलते हैं। अगर हम लोग को एक समय पे एक ड्यूरेशन के लिए दो वेलोसिटीज दिए गए एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसका लीनियर मोमेंटम का चेंज क्या होगा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम आखिर बोला किसको जा रहा है, ठीक है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम और कुछ नहीं है, अगर हम लोग चेंज डिनोट करते किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे तो डेल्टा पी से डिनोट करते, ठीक है। तो डेल्टा पी क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम लोग पी के जगह पे एमवी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एमवी। तो अब हम लोग ये पता चल गया कि अगर हम लोग का चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम में अगर लीनियर मोमेंटम में हम लोग का चेंज आ रहा है, तो लीनियर मोमेंटम अगर पता चल रहा है आपको, तो दो तरीके के मोमेंटम भी होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग अभी लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप 11 और 12 में पढ़िएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बारे में लोग बात करते हैं तो चेंज इन मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग चेंज इन लीनियर मोमेंटम करते हैं। तो या तो मास चेंज हो रहा है, या तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या तो दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े कि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये हम लोगों को आगे चल के पढ़ना है। बेसिकली मैं आपको एक ये बता दूंगा, एक्सप्रेशन बता दूंगा, लेकिन वो आपके आगे क्वेश्चंस में अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चंस में उससे क्वेश्चंस नहीं पूछने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग अगर मास कांस्टेंट लेते हैं, मास वेरी कर सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मास कांस्टेंट लेते हैं। तो मास अगर कांस्टेंट लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तभी मास लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है। अगर आप किसी चीज को फिक्स कर दीजिएगा तो वो तो चेंज नहीं होने जा रहा है ना। अगर हम मास को फिक्स कर देते हैं तो हम मास को चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा तब हम लोग का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी, यानी कि मास अगर कांस्टेंट ले ले तो वी एम डेल्टा वी। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का जो चेंज होता है मोमेंटम में वो मास के कारण कैसे हो सकता है। अगर हम लोग का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल अप्रोक्स हो जाए, अप्रोक्स इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए, सी स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है, तब फिर हम लोग का मास जो है वो चेंज होने लगता है, ठीक है ना। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए फॉर्मूला होता है जो मास का चेंज के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। अगर चेंज इन मास हो रहा है
तो फिर कैसे रिलेट होगा कि इनिशियल मास हम लोग को दिया हुआ रहा, वेलोसिटी दिया हुआ रहा, तो जो फाइनल मास होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग के पास है। ठीक है, लेकिन हम लोग जितना भी केस अगर मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो होता है वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम होता है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, हम लोग का वेलोसिटी बहुत कम होता है। इसीलिए जो मास होता है हम लोग का, जो चेंज इन मास आता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम लोग उसको इग्नोर करके मास को फिक्स ले लेते हैं, यानी मास को कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसके कारण से हम लोग का चेंज इन मास जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के कारण ही होता है। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डेल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आखिरकार हम लोग चेंज इन मोमेंटम पढ़ लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ लेने के बाद हम लोग को पास जो एक्सप्रेशन आता है, जो एक्सप्रेशन आएगा वो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। स्टेटमेंट उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बोलने का तो मैं अभी भी बोल दूंगा, लेकिन अभी आप लोग जब तक वो सारी चीजों को एक एक करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब आप पॉइंट बाय पॉइंट मिलाइएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग लीनियर चेंज इन लीनियर मोमेंटम पढ़ लिए हैं, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो केसेस हम लोग पढ़े, एक या तो मास कांस्टेंट होगा, तब हम लोग का चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मास कांस्टेंट रहा तो वेलोसिटी चेंज होगा, तभी हम लोग लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्पीड ऑफ लाइट के जितना हम लोग का स्पीड हो जाए या फिर उससे ज्यादा या फिर उसके लगभग में हो जाए तो हम लोग का मास चेंज होने लगता है, उसके कारण भी लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। और तीसरा पॉइंट पढ़े कि अगर हम लोग स्पीड वेलोसिटी भी चेंज हो रहा हो, मास भी चेंज हो रहा हो, तब हम लोग का मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो ये तीन पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हमारा अभी का टॉपिक हो गया। तो बेसिकली हम लोग पढ़े, इसको समझने के लिए दो चार चीज पहले केस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये केस, ये कहानी है, ये कहानी में हमारे पास एक मास m है। ठीक है, ये कहानी में हमारे पास एक मास m है। ठीक है, जो कि इनिशियली कुछ वेलोसिटी के साथ, शुरुआत में कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा है, उसको हम लोग ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम v से लिख रहे हैं अभी। इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग मान लिए v। ठीक है, तो ये एक मास है जो इनिशियली u से चल रहा है, और टाइम t के बाद, यानी कि जब हम लोग t टाइम के बाद देखेंगे, टाइम t के बाद देखते हैं तो उसका वेलोसिटी v हो गया। अब हम लोग, ये कहानी है हमारे पास, इस कहानी से हमारे पास सवाल आया कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो किसी चेंज के पास क्या चेंज हम लोग अगर निकालते हैं, आपको अगर हम दे देते हैं 5 चॉकलेट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते पूछते हैं आपसे, कुछ देर बाद आपका एक दोस्त आता है और आपसे 3 चॉकलेट लेके चला जाता है, तो आप अगर पूछा जाएगा आपसे कि चेंज क्या है आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स में, तो आप क्या करिएगा, जो फाइनली आपके पास है माइनस जो इनिशियल आपके पास है, इससे आपके पास रिजल्टेंट निकल जाएगा कि आपका कितना चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो वही हम लोग यहाँ भी करेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो वो आ जाएगा, यानी डेल्टा पी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी होगा। मास तो हमारा कांस्टेंट है, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो हम लोग का इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझको डेल्टा पी का वैल्यू मिल गया। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि इस साइड का बोर्ड आपको शायद विजिबल ना हो, तो रिस्क नहीं लेंगे।
तो शुरू करते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। तो अब हमारे पास डेल्टा पी का वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा पी का जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया एम वी माइनस एम यू। ठीक है, तो एम वी माइनस एम यू यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसको अगर हम लोग एम कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, ये आ गया। अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम से हम लोग डिवाइड करेंगे। रेट मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ जहां भी रहता है वहां पे हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो टाइम डेल्टा टी मैं लिख रहा हूँ, इनिशियल जो हम लोग टाइम इंटरवल लिए थे वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये हम लोग के पास एक्सलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन आ गया। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन था जिसके पीछे हम लोग भाग रहे थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है। तो हम लोग के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो क्या होता है वो हम लोग पता चल गया। लेकिन इस पूरे डेरिवेशन जो हम लोग किए हैं उसके पीछे हम लोग एक चीज जो था जिसको फिक्स रखे हैं, वो फिक्स वैल्यू क्या था कि हम लोग मास को कांस्टेंट रखे, मास को फिक्स रखे, मास इज कांस्टेंट। अगर हम लोग मास को वेरी करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मास कॉमन निकाल लिए, या फिर ये तब अगर हम लोग कुछ और किए रहते, मास कांस्टेंट नहीं रहता तो यहाँ पर जो मास है, यहाँ पे जो मास है वो अलग हो जाता, चेंज हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन पहुंच चुके हैं। मास अगर कांस्टेंट होता है तब क्या चीज आता है, क्या आता है हमारे लिए वो हम लोग पता चल गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली यही है। अब इसको हम लोग एक अलग मेथड से करेंगे, अलग मेथड नहीं वही यही मेथड है, लेकिन इसमें हम लोग चेंज इन मोमेंटम से डायरेक्ट एक 2-3 स्टेप को हम लोग स्किप कर सकेंगे उस स्टेप में। तो चलिए अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग देखते हैं, जो कि हम हमेशा ढूंढते हैं किसी भी चीज के लिए अल्टरनेटिव मेथड हमारे लिए मिल जाता है तो अच्छा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उसे भी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है ये अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि उस वहां तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग को चेंज ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग पूरा एक्सप्रेशन जितना भी अभी कुछ कर रहे हैं वो मास कांस्टेंट को लेकर के कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी हो गया। ठीक है, अब एम डेल्टा वी हमारे पास आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर सकते हैं इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर देंगे। ठीक है, अब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए। इसको हम लोग लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इधर आ जाएंगे तो हम लोग एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल के लिए वो होता है एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे एम ए आ गया हमारे लिए, यहाँ पे आ गया डेल्टा बाई पी बाई डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और अगर एंगुलर मोमेंटम रहेगा तो वो आई अल्फा हो जाएगा, जो कि आपको अभी नहीं जानना, वो आप बाद में आगे जाइएगा तो जान जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग का फोर्स का डेफिनेशन क्या निकल के आता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको अभी पता चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
तो बेसिकली हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेरिवेशन होने जा रहा है, जो हम लोग एक्सप्रेशन है, फेमस एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए जिस तरह से मैंने लेक्चर का शुरुआत किया था उस तरह से अभी भी मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m, एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक हल्का ऑब्जेक्ट है, दोनों को मैं वेलोसिटी सेम वेलोसिटी के साथ आपके तरफ फेंका, दोनों को आपको रोकना है, तो आपको किसके लिए वेलोसिटी ज्यादा लगाएंगे तो आपका वो बॉल रुक जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो बॉल भारी रहेगा वो जल्दी रुक जाएगा, जो बॉल हल्का रहेगा उसको हम लोग हल्का फोर्स लगाएंगे तब भी रुकेगा, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूं, जो बॉल भारी है उसको अगर आप लोग ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब वो रुकेगा, जो बॉल हल्का है उस पर आप कम फोर्स लगाएंगे तब वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग शुरुआत में लेक्चर के बता चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो दूसरा चीज है, ये सिमिलर है लेकिन सेम नहीं, जो हम शुरू में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोनों मास सेम कर देते हैं, एक को ज्यादा वेलोसिटी से और एक को कम वेलोसिटी से आपके तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो आपको रुकना है, ठीक है। तो बेसिकली आप रोकिएगा तो दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो किसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है? जिसका ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा वेलोसिटी है उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसको कम वेलोसिटी है उसको रोकने के लिए आपको कम टाइम लग रहा है, ठीक है। कम टाइम नहीं, कम फोर्स लग रहा है। टाइम तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो टाइम इंटरवल लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, वो दोनों ये टाइम इंटरवल फिक्स है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ मास दोनों का हमको दिया हुआ है सेम, दोनों का वेलोसिटी अलग है, नीचे वाले बॉल का ज्यादा वेलोसिटी, ऊपर वाले बॉल का कम वेलोसिटी दिया हुआ है। इसको हम लोग को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसको रोकने के लिए कम फोर्स लग रहा है। तो हम लोग अगर एक्सलरेशन निकालेंगे दोनों के बॉल का, दोनों का तो फाइनल जो हम लोग देख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 होने जा रहा है। दोनों के लिए टाइम पीरियड जो रोका गया है, रोकने के लिए जो समय लिया गया, दोनों का रुकने का समय हम लोग सेम मान के चल रहे हैं। जितना समय इसको रोकने में लगा है उतना ही समय मान के चल रहे हैं कि इसको भी रोकने के लिए हम लोग को लगा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाले रोकने के लिए हमको कम समय लगा हो चाहे ज्यादा समय लगा हो, ऐसा नहीं है। दोनों को रोकने के लिए हमको समय जो लगा है वो सेम लगा है। तो हम लोग जब अगर इसका एक्सलरेशन निकालेंगे तो एक्सलरेशन का जो पहला बॉल का फॉर्मूला आएगा, इंक खत्म हो गया मेरा, ठीक है। तो पहला जो आएगा एक्सलरेशन इज इक्वल टू 5, ठीक है, जो कि गलत है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग का जो होने जा रहा है वो क्या होगा? 0 होगा। जो हम लोग अंत में बॉल को क्या करेंगे? रोकेंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन 1। जो दूसरा एक्सेलरेशन आ रहा है यानी कि A2, ठीक है, A2 जो आ रहा है वो आएगा हम लोग का 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय टाइम t। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक का आएगा -5/t, एक का आएगा -10/t, ठीक है। तो दोनों को रोकने के लिए जो हम लोग का टाइम लग रहा है वो तो सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन हम लोग बता सकते हैं कि जिसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन हम लोग का ज्यादा हो रहा है, और जिसका लीनियर वेलोसिटी कम, मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कम है, उसका हम लोग का एक्सेलरेशन भी कम लग रहा है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो कॉज कर रहा है, फोर्स एक्सेलरेशन कॉज करता है, जो फोर्स एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है वो ज्यादा है, तो हम लोग फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं। और अगर हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो फोर्स कम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम है, ठीक है, इसलिए इस पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है। इस पे हम लोग देख रहे हैं फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, नीचे वाले बॉडी पे हम लोग फोर्स तो ज्यादा लगा रहे हैं, यानी कि इस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग जो अंत में निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जो कंक्लूड किए हैं इन दोनों फैक्ट्स को देखते हुए, वो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, ठीक है। तो इन दो चीजों को हम लोग अगर एक साथ लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाएंगे तो वहां इक्वल टू का साइन लिखेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू K ma होगा,
यहाँ पे हम लोग के इसीलिए लाएं क्योंकि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते, प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग देखेंगे एफ मास अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो फोर्स भी बढ़ रहा है। अब दोनों अगर एक दूसरे के बढ़ाने में बढ़ता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन से डिनोट करते हैं, यानी कि फोर्स भी बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग को बताता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन देते हैं तो हम लोगों को इस साइड में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के है और के का जो वैल्यू है वो 1 है। ये के का वैल्यू 1 ये ना हम बताए ना आप बताए हैं ना कोई बताया है, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग को पता चला जो के का वैल्यू है वो हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग को पता चल गया। अगर के का वैल्यू 1 लिखेंगे तो हमारे पास आ गया ये जो एक्सप्रेशन है, ये हम लोग को फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हम लोग एक केस पे देखे हैं, ये जो पूरा चीज हम लोग देखे हैं वो एक टाइम पे देखे हैं। वो टाइम क्या था, मास कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। वो हम एक ऐसे टाइम के लिए देखे जहां पे हम लोग का मास कांस्टेंट है, हम लोग का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा ही कम है, जिसके कारण से हमारा जो मास है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है ये जो हम लिखे हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं वो है फोर्स वर्सेस मास का, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इधर हम फोर्स को मार्क किए, यहाँ पे हम लोग मास को मार्क किए, ठीक है। यहाँ पर अगर फोर्स और मास से हम लोग अगर रिलेशन देखेंगे तो इसको जितना बढ़ा रहे हैं इसको भी उतना ही बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो हमारे पास जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरह का आया जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन था, एक एंगल पे इंक्लाइंड था, ठीक है ना। तो ये हो गया इस केस के लिए हम लोग का जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा तरीका ग्राफ होता है जो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ हम लोग का बनेगा वो भी उसी तरह हम लोग वाई एक्सिस पे फोर्स को लेंगे, एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन को लेंगे। इन दोनों के लिए जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा फिर से। तो ये हम लोग कैसे पता चला, हम लोग वैल्यू पुट करते गए और देखते गए तो हम लोग के पास जो ग्राफ आया वो आया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन के लिए हो गया, फोर्स वर्सेस मास के लिए हम लोग को पता है। अब हम लोग जो अगला चीज देखने जा रहे हैं वो होने जा रहा है मास वर्सेस एक्सेलरेशन के लिए। अगर हम लोग का मास वेरी करे, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन भी वेरी करे तो उसके लिए हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे अगर हम लोग का फोर्स कांस्टेंट है। तो एक ऐसा केस हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें फोर्स कांस्टेंट ले लिए, मतलब हम लोग का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर वो कांस्टेंट लेके चल रहा है। उसके लिए हम लोग के लिए जो ग्राफ आएगा उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग मास ले लेंगे और इन दोनों के लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जिससे हम लोग को पता चल रहा है जैसे जैसे हम लोग मास बढ़ा रहे हैं हम लोग जो एक्सेलरेशन है वो घटते जा रहा है, और जैसे जैसे हम लोग अपना एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं हमारा मास घटते जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि अगर हम लोग मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा और एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे, अगर हम लोग एक्सेलरेशन किसी बॉडी का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मास घटेगा, और अगर हम लोग किसी बॉडी का मास बढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन घटेगा। ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इस केस को डिफाइन करने के लिए हम लोग का फोर्स को, जो फोर्स है उसको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को बात करना है एसआई और सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो चलिए उस चीज को शुरू करते हैं। आई होप कि मैंने आपको अभी तक जितना भी बात बताया है वो क्लियर होगा आपको। तो
अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो होगा यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब फोर्स का यूनिट क्या होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अपने मार्कर को इंक पिला के आता हूं। तो आ गया मैं अपने मार्कर को इंक पिला करके। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको जानने के लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे फोर्स का जो वैल्यू होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का जो यूनिट होता है वो होता है ऐसा यूनिट में केजी, और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ गया हमारा फोर्स का यूनिट। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये सिंबल हो गया न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल टुगेदर जो हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट का फोर्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट के तरफ बात करेंगे जो कि इसका सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट मास का होता है ग्राम, और एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका अगर हम लोग बात करेंगे कि एक वर्ड में इसको क्या बोला जाता है, तो इसका जो ये होता है सीजीएस यूनिट में वो होता है डाइन, DYNE, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा लेता हूं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये हम लोग अब आगे चल के निकालेंगे कितना कितना होता है और कैसे होता है। लेकिन अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे न्यूटन सर कितने महान थे और कितने ताकतवर थे कि वो 10⁵ डाइन्स भी अगर उनके सामने आ जाती हैं तब भी वो अकेले लड़ सकते थे। तो चलिए जोक्स अपार्ट हम लोग शुरू करते हैं इसको डिराइव करने के लिए। तो हम लोग 1 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 kg का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, ठीक है, इनटू अगर हम लोग मीटर देखेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, बस यूनिट को कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेसिकली डाइन लिखते हैं हम लोग इसको, ये हमारा सीजीएस यूनिट होता है फोर्स के लिए। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अच्छा, हम लोग के पास पता चल गया कि ये यूनिट ऑफ फोर्स आखिरकार होता क्या है। यूनिट ऑफ फोर्स एक दूसरे से, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अपना ये जो लेक्चर है आज का, इसको हम लोग विराम पे लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे हम अगर आप पूरा वीडियो इसका देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास अगला जो भी वीडियो आएगा वो अगर आपने बेल आइकन दबा के रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।